नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी जो कि 7 फरवरी 2025 की है। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, अगर जब गिरफ्तारी करते समय अगर उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए जाएंगे तो उसकी जो अरेस्ट है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसकी अरेस्ट इलीगल मानी जाएगी और उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा ही इस केस में जजमेंट में देखने को मिला कि एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, जो अपीलेंट है उनको अरेस्ट किया गया था और कंटेंशन यही रेज की गई थी कि जब उनकी गिरफ्तारी की गई थी तो उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो बताए नहीं गए थे। तो ऐसे में जो अरेस्ट है वो इलीगल है और यह प्रेरणा मांगी थी कि उनकी जो चूंकि अरेस्ट ही इलीगल है तो उनको रिलीज कर दिया जाए। तो ऐसा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिस्कस किया है। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। ये देखिए, ये क्रिमिनल अपील जो थी 2025 की, जो अराइज हुई थी स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल 13320 ऑफ 2024, जो अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर का केस है। अब पहला जो इशू यही निकल के आया था कि जो वायलेशन थी यहाँ पर अपीलेंट्स के जो राइट्स थे आर्टिकल 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, कि यहाँ पर अपीलेंट ने ये बताया था कि जो ग्राउंड्स हैं अरेस्ट के वो उनको इन्फॉर्म नहीं किए गए थे। और फैक्चुअल एस्पेक्ट के ऊपर चलते हैं, क्या फैक्ट्स क्या थे। वो ये यहाँ पर ये बताया कि जो अपील थी, यहाँ पर जो अपील फाइल की गई है वो 30 अगस्त 2024 सिंगल जज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में फाइल की गई है। और अपीलेंट ने जो है वो उनको गिरफ्तारी की गई थी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी 2023 की, जो कि रजिस्टर्ड हुई थी। ऑफेंसेस थे 409, 420, 467, 468, 471 और 120B इंडियन पीनल कोड के तहत। मींस जो इंडियन पीनल कोड के जो सेक्शंस हैं वो चीटिंग और फॉर्जरी से रिलेटेड और क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड हैं। और अपीलेंट का केस था कि उनको अरेस्ट किया गया था 10 जून 2024 को 10:30 बजे और ऑफिस प्रेमिसेस पर अरेस्ट किया गया था हुडा सिटी सेंटर पे हरियाणा में। और वहाँ पर उनको DLF पुलिस स्टेशन सेक्टर 29 गुड़गांव में ले लाया गया और उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समय समक्ष पेश किया गया 3:30 बजे। और यहाँ पर बताया कि जो वायलेशन हुआ आर्टिकल 22 सब पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 57 CRPC के का यहाँ वायलेशन हुआ। कि एलिगेशन ये थी कि कोई भी जो ना तो रिमांड रिपोर्ट में ना ही जो ऑर्डर जो आया था 11 जून 2024 को लर्नर मजिस्ट्रेट ने जो पास किया था, और वो उसमें टाइम ऑफ अरेस्ट जो पास किया गया था, टाइम ऑफ अरेस्ट जो थी उसमें मेंशन नहीं बताया गया, नॉट इन द ऑर्डर ये टाइम ऑफ अरेस्ट भी जो थी वो मेंशन नहीं की गई थी। FIR जो रजिस्टर्ड हुई थी वो सेकंड रिस्पोंडेंट के मींस जो कंप्लेंट डाली गई थी सेकंड रिस्पोंडेंट ने डाली थी। और फर्स्ट रिस्पोंडेंट के मुताबिक अपीलेंट जो है अरेस्ट हुए थे 10 जून 2024 को 6 बजे और कॉम्प्लायंस थी, इसलिए आर्टिकल 22 सब पार्ट 2 की दी गई थी। अब यहाँ पे सीरियस फैक्चुअल एस्पेक्ट ये बताया कि जो ऑर्डर आया था 4 अक्टूबर 2024 को, जो कोर्ट द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया गया था, उसमें बताया था कि अपीलेंट को अरेस्ट हुआ था, फिर उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था। एक मेडिकल कॉलेज है रोहतक में, वहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड किया था। और जो काउंसिल अपेयर हुए थे अपीलेंट के, उन्होंने फोटोग्राफ्स दिखाई, उसमें बताया कि जब उनको एडमिट किया था हॉस्पिटल में तो उनको हैंड कफ्ड थे, मीन्स हैंड कफ किए गए थे और चेन्ड हॉस्पिटल बेड के साथ बांधा गया था। तो इसलिए नोटिस थी वो इशू हुई थी 4 अक्टूबर 2024 को मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास, और उनसे कहा कि वो एफिडेविट फाइल करें कि क्या अपीलेंट को हैंडकफ या चेन्ड किया गया था हॉस्पिटल के बेड में। और ऑर्डर आया था 21 अक्टूबर 2024 का, उसमें ये रिकॉर्ड किया गया कि उसमें एडमिशन थी MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट की कि जब अपीलेंट को हॉस्पिटल में लाया गया तो उनको हैंडकफ किया गया था और चेन्ड किया गया था बेड के साथ। और यहाँ पर बताया कि जो एक एफिडेविट भी जो फाइल किया गया था 24 अक्टूबर 2024 को
ये बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर थे पुलिस के गुरुग्राम के EOW1 एंड EOW2, ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो बताया गया गुड़गांव के असिस्टेंट कमिश्नर ने फाइल किया था। उसमें बताया था कि जो ऑफिशियल्स जिन्होंने जो लेके गए थे अपीलेंट को PGIMS के में हॉस्पिटल में, उनको सस्पेंड कर दिया है और डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो है वो चलाई गई है डिप्टी कमिश्नर पुलिस द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को। अब सबमिशंस दिए, सबमिशंस जो थे वो अपीलेंट की साइड से ये हुआ आए कि अवर्मेंट जो दी गई थी रिट पिटीशन में जो हाई कोर्ट के समक्ष फाइल की गई थी, उसमें ये ग्राउंड्स थे, उसमें बताया गया था कि ग्राउंड्स A और B में स्पेसिफिक अवर्मेंट है कि अपीलेंट जो है उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया था ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का, और इसलिए ये वायलेशन है सेक्शन 50 CRPC का, और आर्टिकल 22 सब पार्ट 1 भी वायलेट हुआ है। और पॉइंट किया कि पैराग्राफ 13 में भी स्पेसिफिक असर्शन थी और अटेंशन जो था काउंटर एफिडेविट और स्टेटस रिपोर्ट जो फाइल की गई थी असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा, वो भी हाई कोर्ट के समक्ष, और वहां पर बताया कि ये भी नहीं बताया गया था कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे वो कम्युनिकेट अपीलेंट को किए गए थे किसी फॉर्म में, वो उनको किए गए हों, ऐसा भी कुछ बताया नहीं गया था। स्पेसिफिक अवर्मेंट थी पिटीशन में कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे वो अपीलेंट को, जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे उसको भी डिनाई नहीं किया गया था, कि अपीलेंट ने ये कहा था कि उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया, तो और जो एफिडेविट जो रिप्लाई जो काउंटर रिप्लाई फाइल किया गया तो उसमें डिनाई नहीं किया गया था इस पैराग्राफ को। और यहाँ पर कहा कि जो प्लीडिंग में यही था, पॉइंट आउट किया कि अपीलेंट की वाइफ को इन्फॉर्म कर दिया गया था अरेस्ट के बारे में, और डिसीजन आया था एक पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर रिलायंस किया गया था, और प्राबीर प्रकस्था वर्सेस स्टेट ये जजमेंट आई थी, और कहा था कि ये सबमिशन दी कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट की फेलियर था उनका, और जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आर्टिकल 22 सब पार्ट 1 और सेक्शन 50 CRPC के तहत, उस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया गया है रिस्पोंडेंट 1 द्वारा, और इसलिए जो अपीलेंट की जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है, और साथ कहा कि वायलेशन भी है आर्टिकल 22 सब पार्ट 2 संविधान का जो है, और क्योंकि उनको लर्नड मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है 24 घंटे के अंदर नहीं प्रोड्यूस किया गया था, तो इसलिए उनको चूंकि अरेस्ट इलीगल है इसलिए उनकी लिबर्टी में इसको छोड़ देना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए। और जो सीनियर काउंसिल अफेयर होते फर्स्ट रिस्पोंडिंग स्टेट की तरफ उन्होंने एक सबमिशन दी कि आर्ग्यूमेंट जो था हाई कोर्ट के समक्ष ये नोट किया गया था लर्नर सिंगल जज ने अपने पैराग्राफ नंबर 7 में, जो इम्पिंज जजमेंट का पार्ट है, कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे वो जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे वो जो प्रोविजंस है अकॉर्डिंगली वो नहीं हैंडेड ओवर किए गए थे, लेकिन ये सबमिशन दिया है कि ये भी आर्ग्यू नहीं किया गया है कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे वो ना सिर्फ ऑरली कम्युनिकेटेड हुए थे, क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आर्टिकल 22 सब पार्ट 1 और सेक्शन 50 CRPC का कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है अरेस्टी को राइटिंग में देने का, तो ये स्टेट की कंटेंशन थी। और फर्दर ये सबमिशन दी कि मैंडेट था सेक्शन 50 का कि फुल पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस जो है जिससे वजह से उनको गिरफ्तार किया गया था अपीलेंट को, तो वो कम्युनिकेटेड किया गया था अरेस्टी को, और जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, और अटेंशन ये यहाँ पर ये भी दिखाई जो अरेस्ट में था उसमें डिटेल्स ऑफ ऑफेंस, टाइम और डेट ऑफ अरेस्ट पूरा मेंशन किया गया था, और पॉइंट आउट ये किया गया था कि केस डायरीज जो है हाई कोर्ट के समक्ष रखी गई थी, और हाई कोर्ट ने एग्जामिन भी किया था केस डायरीज को, और सबमिशन ये दी कि डेली डायरी में एंट्री हुई थी 6:10 पे शाम के 10 जून 2024 को ये नोट किया गया था कि अपीलेंट जो है उनको अरेस्ट किया गया था जब उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने के बाद उनको अरेस्ट किया गया था। और सबमिशन ये भी दी थी कि हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड नहीं किया था इस फाइंडिंग को, लेकिन जो फैक्ट यही है कि लर्नर सिंगल जज ने परस्यू की थी केस डायरी को, और जो एंट्री मेंशन जो की गई थी अब, और रिटन सबमिशन में ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थी वो रिमांड रिपोर्ट पे सेट आउट की गई थी 11 जून 2024 को। साथ में ये अरेस्ट किया कि इस पर ये जो डिले है अब 2 महीने का हो चुका है, इस कंटेंशन को रेज किया जा रहा है कि वायलेशन हुई है आर्टिकल 22 की, और सबमिशन दी कि अपीलेंट जो है अब वो कस्टडी में है, और जो प्रोसेस है वो इशू हो चुका है चार्जशीट पे, और साहब कहा कि
कंप्लायंस जो थी वो रिक्वायरमेंट थी आर्टिकल 22 पार्ट 2 की, वो हो चुकी है। और जो सेकंड रिस्पोंडेंट के जो काउंसिल अपेयर हुए थे उन्होंने सपोर्ट किया था, जो लर्नेड काउंसिल जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट के उनकी साइड से हो रहे थे उनको सपोर्ट किया उनकी सबमिशंस को। और सबमिशन ये दी कि जो केस डायरी जो मेंटेन की गई थी पुलिस द्वारा वो कंटेम्प्रेरियस रिकॉर्ड है, और जो रिकॉर्ड और जिसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो कम्युनिकेट की गई थी अपीलेंट को, और कोई रीजन नहीं बनता है कि जो पुलिस का जो स्टैंड है उसको डिसबिलीव कर दिया जाए। और अब सबमिशंस थी और को कंसिडर किया, और अब यहाँ पर कोर्ट ने पहले देखा सब सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 41 सीआरपीसी का, वो बताता है कि कब किन कारण किस केसेस में जो पुलिस है वो अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। तो जो प्रोविजंस हैं वो अब बीएनएस जो नया कानून आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा का 2023 का, वो अब सेक्शन 35 के अंदर लिखा गया है। पहले सेक्शन 41 सीआरपीसी के अंदर लिखे हुए थे ये प्रोविजन, किस ग्राउंड्स पे जो है पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और उसमें जो पार्ट BA है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है कि अगर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस को कि उस व्यक्ति ने एक कॉजनेबल ऑफेंस किया है जिसकी सजा जो है वो 7 साल से ज़्यादा की है और डेथ सेंटेंस तक की सजा है, तो अगर पुलिस को ऑफिसर को बिलीव होता है, रीजंस हैं उसके पास बिलीव यकीन करने के कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है और इस पर्सन ने ये ऑफेंस किया है, तो ऐसे में पुलिस जो है वो बिना वारंट के सेक्शन 41 सीआरपीसी के तहत जो बनाया हुआ था, जो कि अब BNS बन गया है सेक्शन 35, उसमें वो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन BA के अंदर लिखा गया था। और अभी कहा इस केस में जो कमीशन थी कॉजनेबल ऑफेंस की जिसमें सजा थी वो 7 साल तक से ज़्यादा की हो सकती है, क्योंकि जो अपीलेंट के केस में जो एलिगेशंस लगी हुई हैं, और सबसेक्शन 41 और 41 और क्लॉज C है, और सबसेक्शन 1 और सेक्शन 35 BNS का जो बन गया है, BA था जो CRPC का, और जो कि अब सेक्शन 1 बन गया है 35 BNS का, इसमें अप्लाई करता है। तो इसमें पुलिस ऑफिसर, अब कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऑफिसर वो अरेस्ट कर सकते हैं पर्सन को बिना ऑर्डर मजिस्ट्रेट के और वारंट के, जो फॉलोइंग कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती हैं तो। और पहली चीज़ ये बताई कि कौन सी कंडीशंस आए, वो पहली चीज़ बताई थी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है उस पुलिस को मिलनी चाहिए उस पर्सन के अगेंस्ट में कि जिस पर्सन ने एक कॉजनेबल ऑफेंस किया है उसकी सजा 7 साल से अबव की है, और पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन उसने रिसीव किया ऐसे व्यक्ति ने ऑफेंस किया हुआ है। अब यहाँ पे कहा कि पुलिस ऑफिसर जो है कैजुअली अरेस्ट नहीं कर सकता किसी पर्सन को अगेंस्ट जिसमें कमीशन ऑफ ऑफेंस जो है पनिशेबल होता है मोर देन 7 years इज एलिज्ड। तो यहाँ पे कहा कि जब दोनों ट्विन कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाती हैं तभी पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है। अब यहाँ पे एम्फेसिस दिया गया था क्रेडिबल इंफॉर्मेशन को, मींस कोई पुलिस जो है अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। तो ऐसे में आर्टिकल 22 के बारे में बताया था कि जो प्रोटेक्शन दी गई है अरेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो आर्टिकल 22 जो हमारा संविधान ये कहता है जिस व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है कस्टडी में बिना ऐसे इन्फॉर्म किए, तो ऐसे में किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर उसे अरेस्ट किया जाता तो उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने होंगे और उसका पूरा राइट है अपने लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ चॉइस, अपने चॉइस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने के लिए। तो यही जो प्रोविजंस थे वो जो BNSS बनाया है जो CRPC का, उसमें भी डिस्कस किया गया है। इसके जो प्रोविजन सेक्शन 50 है इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, तो उसमें ये बताया गया था कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे इन्फॉर्म करना जरूरी है और उसका राइट है बेल लेने का भी, जो अब सेक्शन 47 BNSS के अंदर बताया गया है। और पंकज बंसल का जजमेंट आई थी उसमें भी बताया गया था पावर ऑफ अरेस्ट के बारे में बताया गया था, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था सेक्शन 19 का। तो सेक्शन 19 के जो प्रोविजन थे उसमें डिस्कस किए थे, उसमें कहा था कि उसमें ये पॉइंट हाईलाइट किया गया था कि अगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे इन्फॉर्म करना जरूरी है जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है इसके। और उसमें सेक्शन 19 PML एक्ट का ये कहता था कि जो पहली रिक्वायरमेंट है कि रीजंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस जो है वो राइटिंग में होने जरूरी है, ताकि ये बिलीव किया जा सके कि वो जो व्यक्ति जो है वो गिल्टी है उस ऑफेंस का। लेकिन साथ में कहा कि जो सेक्शन 41 है CRPC का, उसमें ऐसा कोई
रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो राइटिंग में होने जरूरी है। सेक्शन 41 सब पार्ट 1 सेक्शन सब पार्ट बी ए का। तो अब ये बताया कि जो सेकंड जो रिक्वायरमेंट थी जो इनकॉर्पोरेट की गई थी सेक्शन 19 के अंदर पीएमएल एक्ट के अंदर, तो उसमें बताया गया था कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो एज सून एज मे बी जो है वो बताने जरूरी है। और जो रिक्वायरमेंट जो थी वो इनकॉर्पोरेट की गई थी आर्टिकल 22 सब पार्ट 1 के अंदर। अब साथ में कहा कि जो सेक्शन 19 सब पार्ट 1 पीएमएल है उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि उसको अरेस्टी को इन्फॉर्म करना जरूरी है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का। और ये जो जजमेंट आई थी पंकज बंसल की उसमें ये पैराग्राफ नंबर 38 के बारे में यहाँ पर हाईलाइट किया गया है और 42 और 43 में भी इसके बारे में बताया गया था, डिस्कस किया गया था पंकज बंसल की। और अब यहाँ पर बताया कि जो व्यू लिया गया था पंकज बंसल का वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट आई थी प्रबीर पुरु का क्यास्था की जो जजमेंट आई थी उसमें भी ये लिया गया था पैराग्राफ 28-29 के अंदर। और यहाँ पर कहा था कि जो आर्टिकल 22 सब पार्ट 1 और आर्टिकल 22 सब पार्ट 5 के बारे में जो बताया गया था कि उसमें बताया था कि जो लैंग्वेज यूज की गई थी आर्टिकल 22 सब पार्ट की उसमें कहा था कम्युनिकेशन जो है ग्राउंड्स की वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। और कोर्ट्स ने उस जजमेंट में ये बताया था कि जो इंटरप्रिटेशन जो ली गई थी आर्टिकल 22 सब पार्ट 5 की वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट आई थी हरिकिशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की। उसमें ये बताया गया था कि आर्टिकल 22 जो है संविधान का वो रिक्वायरमेंट है उसकी कम्युनिकेट करने की जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है अगर उसके बारे में बताया जाए तो। और साथ में बताया कि जो प्रबीर पुरक्यास्था की जो जजमेंट थी उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डील किया था कि जो वायलेशन है आर्टिकल 22 सब पार्ट 1 की उसमें ये होल्ड किया गया था कि इस प्रकार से अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए जाएंगे तो ये इस प्रकार का फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा और ये जो होल प्रोसेस है पावर ऑफ अरेस्ट और रिमांड है वो विशिएटेड हो जाएगा। और उस जजमेंट में फिर जजमेंट आई थी लालू भाई जोगी भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो पैराग्राफ नंबर 20 था। उसमें यही बताया गया था कम्युनिकेट का मतलब क्या है। कम्युनिकेट का तो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है और उसमें सफिशिएंट नॉलेज होनी जरूरी है बेसिक फैक्ट्स की कि जो कॉन्स्टिट्यूट करे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो इम्पार्टेड हो इफेक्टफुली हो और जो पूरी तरीके से बताए गए हो डिटेंटिव को इन राइटिंग में मीन्स जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको इन राइटिंग में बताने जरूरी है और उसी लैंग्वेज में बताने जरूरी है जो उसको अरेस्टी को समझ में आए। तो डिटेंटिव वर्ड यूज किया गया था आर्टिकल 22 सब पार्ट 1 के अंदर। और साथ में कहा कि बेशक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को राइटिंग में बताने की, लेकिन हर व्यक्ति का जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका राइट भी है कि अपने एडवोकेट ऑफ चॉइस को ले सके और डिफेंड कर सके एडवोकेट के साथ जो उसकी चॉइस का है। आज साथ में कहा कि अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट नहीं किए जाएंगे तो वो अपना राइट्स जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा कि कंसल्ट करने का जो एडवोकेट को कंसल्ट करने का राइट भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। और जो बताया कि एक बार उसको अरेस्ट कर लिया और उसकी जो राइट ऑफ लिबर्टी है वो भी कर्टेन्ड हो जाएगी, वो भी उसकी छुप जाएगी राइट ऑफ लिबर्टी। और कहा कि अगर फंडामेंटल राइट है कि जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट ही कर्टेन्ड हो जाएगा तो ये पर्सन जो उसको मीन जो पर्सन कंसर्न जो है वो मस्ट अंडरस्टैंड कि उसको पता लगा इंफॉर्मेशन मीन्स उसको पास कम्युनिकेशन होनी जरूरी है कि क्यों उसका अरेस्ट किया गया है। नहीं तो जो मोड ऑफ कन्वेइंग द जो इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड्स हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसा बताया गया है इसका संविधान का वो सर्व हो सके। और कहा कि एक प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन कहा है कि मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और ये आर्टिकल 22 के अंदर पार्ट 3 के अंदर लिखा गया है अंडर द फंडामेंटल राइट्स के अंदर। अब फंडामेंटल राइट्स हर व्यक्ति का है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है और उसे कस्टडी में लिया जा रहा है तो उसे इन्फॉर्म करना जरूरी है एज सुन एज पॉसिबल। अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए हैं तो ये एक प्रकार का वायलेशन हो जाएगा फंडामेंटल राइट का जो संविधान ने आर्टिकल 22 के अंदर दिए हैं। और इस प्रकार का जो इससे अरेस्टी को जो है उसकी जो लिबर्टी से भी उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा अगर उसका इन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए जाते हैं। तो इस साथ आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट नहीं कर मतलब उसकी लिबर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकते एक्सेप्ट जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ है। तो जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है बिना वारंट के और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अगर इन्फॉर्म नहीं किए जा रहे हैं तो ये एक प्रकार का फंडामेंटल राइट वायलेशन होगा। और ये मैंडेट अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है जब इस पर्सन को अरेस्ट करते समय तो ये भी वायलेट होगा जो लिबर्टीज जो ग्रांट की गई है आर्टिकल 21 के अंदर और अरेस्ट ऐसे में इलीगल हो जाती है। और अगर ऐसे में कंप्लाई नहीं करेंगे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म नहीं किए जाएंगे तो अरेस्ट जो है विशिएटेड हो जाएगी। और अगर एक बार अरेस्ट विशिएटेड हो जाएगी तो पर्सन को कस्टडी में 1 सेकंड के लिए भी आप रख नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही जजमेंट पैराग्राफ 42-43 पंकज बंसल की जजमेंट में भी बताया गया था। और
अब यहाँ पे बताया कि एक अटेम्प्ट किया गया था, लर्नर सीनियर काउंसिल जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जब उसे अरेस्ट किया गया था अपीलेंट को, तो अपीलेंट को रिपीटेडली रिमांड किया गया था कस्टडी में, और अब नाउ चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। अब सबमिशन ये थी कि कस्टडी को अपीलेंट की कस्टडी में रखना, चार्जशीट मींस अब जो अपीलेंट है वो कस्टडी में है, और अगर जो कॉजनेस भी ले लिया गया चार्जशीट का, अब इस आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं विद ग्रेट रिस्पेक्ट, जो लर्नर सीनियर काउंसिल ने बताया था। तो यहाँ पर कहा कि अगर हम इस कंटेंशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो आर्टिकल 2122 है संविधान का, वो नलीफाई हो जाएगा, और एक बार अरेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है, जो वायलेशन हुआ आर्टिकल 22 सब पार्ट 1 का, तो अरेस्ट भी विशिएटेड हो जाएगा, और ऐसे में जो कस्टडी में रखना और जो ऑर्डर्स ऑफ रिमांड थे वो भी विशिएटेड हो जाते हैं। तो चार्जशीट और अदर कॉजनेंस है वो वैलिडेट नहीं कर देते अरेस्ट को, क्योंकि एक ये भी एक प्रकार का अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, जो वायलेशन है आर्टिकल 2122 सब पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो अब यहाँ पर कहा कि ये सेफ गार्ड्स जो प्रोवाइड किए गए हैं हम उसके साथ मींस टिंकर नहीं कर सकते, जो इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड्स जो बताए गए हैं। और आर्गुमेंट एक और रेज किया गया था रिस्पोंडेंट की साइड से कि अपीलेंट जो है रिलीज कर दिया गया था, अगर अपीलेंट को रिलीज कर देते हैं जो ग्राउंड्स अगर वायलेट हुए हैं आर्टिकल 22 का, तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो है वो फिर से अरेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा कि हम इस इशू को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इस स्टेज में हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते। और इस प्रेजेंट केस में ये देखा गया है कि जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट को ने रिलाई किया था, जो एंट्री थी केस डायरी की 6:10 पे, जो 10 जून 2024 की थी, जो रिकॉर्ड करती थी कि जो अपीलेंट को अरेस्ट किया गया था, जब उसे इन्फॉर्म किया गया था ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का, लेकिन यहाँ पे बताया कि जो रीजंस जो है वो फॉलो कर रहे हैं, वह हम यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं जो आर्गुमेंट जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने दिया था। अगर पुलिस प्रूव करना चाहती है कि वो, अगर पुलिस कम्युनिकेशन को प्रूव करना चाहती है कि जो कम्युनिकेशन थी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट थी वो केस डायरी पे जो बताई गई है उससे वो प्रूव करना चाहती है, तो ये नेसेसरी हो जाता है जो ग्राउंड्स थे वो जो डायरी एंट्री में जो बताया गया था, तो ये ग्राउंड्स इनकॉर्पोरेट करने जरूरी थे, और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो एग्जिस्ट होने चाहिए, जो इन्फॉर्म करने से पहले ये एग्जिस्ट होने बहुत जरूरी है। मींस उसको अरेस्ट कर रहे हो तो उससे पहले ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो आपकी डायरी में भी होने जरूरी है। तो इस केस में अगर हम अज्यूम भी कर लेते हैं कि अगर पुलिस ने जो रिक्वायरमेंट थी आर्टिकल 22 की, वो अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं जो एंट्री की गई है केस डायरी में, तो ये इट मस्ट बी ए कॉन्टेम्परस रिकॉर्ड, जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जब किया गया था तब वो उसके साथ कॉन्टेम्परस होना चाहिए, और जब अरेस्टी ने प्लीड किया था कोर्ट में कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो कम्युनिकेट नहीं किए गए थे, तो ऐसे में जो बर्डन है कि उन्होंने कॉम्प्लाइन किया है आर्टिकल 22 का, वो पुलिस के ऊपर आ जाता है। तो ये आर्गुमेंट अगर हम जो कन्वेस्ट किया गया था कि जो सबसेक्शन पार्ट 1 सेक्शन 50 CRPC का है, तो यहाँ पे बताया कि एक ऑप्शन होती है कि कम्युनिकेट करना उस पर्सन को, जो पूरा ब्यौरा देना जरूरी है, जो ऑफेंस उसने किया गया है, जो ऑफेंस के अंदर उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उस ऑफेंस के बारे में पूरा ब्यौरा देना जरूरी है, और जो अदर ग्राउंड्स जो है वो भी बताने जरूरी हैं। और सेक्शन 50 जो है वो डाइल्यूट नहीं कर सकता है जो रिक्वायरमेंट थी अंडर आर्टिकल 22 के अंदर। अगर इसे कर दिया जाता है तो सेक्शन 50 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो सेक्शन 50 ये बताता है कि जो रिक्वायरमेंट क्या है कम्युनिकेशन की, वो ये बताता है कि फुल पर्टिकुलर्स जो ऑफेंस की है, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, तो फुल पर्टिकुलर्स के बारे में बताता है। और अदर ग्राउंड्स जो है अरेस्ट के जो रेफर किए गए हैं सेक्शन 50 के, वो उसका कुछ नथिंग है, कुछ भी नहीं है, इसके रिकॉर्ड में कुछ नहीं है जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो रेफर किया गया है आर्टिकल 22 के अंदर। तो रिक्वायरमेंट जो सेक्शन 50 की है वो कहा है कि एक एडिशन है जो बताया गया है आर्टिकल 22 के अंदर, ये मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कहा कि एक एडिशन फैक्ट है कि किस ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया गया है, तो पूरे डिटेल्स ऑफेंस के बारे में डिटेल्स के बारे में बताया गया है। और सेक्शन अब जो कि अब बन गया है सेक्शन 47 BNSS का, और सेक्शन पहले 50 CRPC का था, अब सेक्शन 47 बन गया BNSS का। अब यहाँ पे बताया कि अरेस्टेड पर्सन्स को प्रोड्यूस करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिमांड के लिए, तो ये ड्यूटी बनती है मजिस्ट्रेट की, वो सर्टेन करे कि जो कॉम्प्लायंस है आर्टिकल 22 का वो प्रॉपर्ली बनाया गया है। और रीजन क्या था नॉन कॉम्प्लायंस का, तो अरेस्ट ऐसे में अगर जो रीजन जो बताया गया था नॉन कॉम्प्लायंस का, तो अरेस्ट को इलीगल माना जाएगा। तो अरेस्टी जो है वो रिमांड में नहीं
लिया जा सकता अगर अरेस्ट जो है अगर इलीगल मानी जाती है तो ये ऑब्लिगेशन होती है सारी कोर्ट्स को कि वो भी अपहोल्ड करे फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो कंक्लूजन्स पे अब आते हैं इस पे। अब यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे कंक्लूजन भी आई कि जो रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट है इन्फॉर्म करना जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है कि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 22 के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन जो देनी है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की वो प्रोवाइड करनी चाहिए अरेस्टेड पर्सन को इस मैनर पे कि वो उसके बाद सफिशिएंट नॉलेज हो बेसिक फैक्ट्स की जो कंस्टिट्यूट करते हो ग्राउंड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होने चाहिए और कम्युनिकेटेड होने चाहिए अरेस्टेड पर्सन को उसी लैंग्वेज पे जिससे वो समझ सकता हो, और मोड और किस तरीके से किया जा रहा है और किस क्या मेथड किया जा रहा है वो इस तरीके का होना चाहिए ताकि जो ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का वो अचीव हो सके। और किसी पर्सन को ने अलेस्ट किया है कि कॉम्प्लायंस नहीं की गई है आर्टिकल 22 के अंदर, तो बर्डन जो होगा वो हमेशा पुलिस के ऊपर होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर होगा, वो प्रूव करे कॉम्प्लायंस क्या कि उन्होंने आर्टिकल 22 की जो रिक्वायरमेंट है उसको कॉम्प्लाइन किया था। नॉन कॉम्प्लायंस करना आर्टिकल 22 का तो एक प्रकार का वायलेशन हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का जो अक्यूज्ड को ग्रांटेड किए गए हैं आर्टिकल के अंदर, और ये इस प्रकार का वायलेशन जो है राइट टू पर्सनल लिबर्टी का भी वायलेशन होगा जो गारंटीड है हर व्यक्ति को हमारे आर्टिकल 21 संविधान के अंदर। और अगर नॉन कॉम्प्लायंस किया गया जो रिक्वायरमेंट 22 का तो वो विशेट कर देगा, जो अरेस्ट किया गया उसको प्रोसेस को विशेट कर देगा, और जो भी फर्दर ऑर्डर्स पास किए गए हैं क्रिमिनल कोर्ट के वो भी सारे साथ साथ सारे विशेटेड हो जाएंगे, इनसे इनफेक्टिव हो जाएंगे। तो साथ में कहा तो ये ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विशेटेड हो जाएगी, चार्जशीट भी विशेटेड हो जाएगा और पूरा ट्रायल भी विशेटेड हो जाएगा। और चार्जशीट जो सिर्फ इस ग्राउंड पे कह देना कि हमने चार्जशीट फाइल कर दिया तो यह कहा कि ये वैलिडेट नहीं कर देता कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो दिया गया आर्टिकल 22 के अंदर उसको ये मैंडेट नहीं कर देता, उसको वैलिडेट नहीं कर देता, सॉरी नॉट मैंडेट, वैलिडेट नहीं कर देता, उसको अप्रूव नहीं कर देता कि हमने जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो प्रोवाइड किया गया। सिर्फ चार्जशीट फाइल करने से कहा कि ये पूरी रिक्वायरमेंट नहीं बन जाती है। अगर किसी अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिमांड के लिए तो ये ड्यूटी बनती है मजिस्ट्रेट की कि वो सर्टेन करे कि कॉम्प्लायंस जो है आर्टिकल 22 के अंदर, आर्टिकल 22 सब पार्ट 1 के अंदर वो कंप्लाई किया गया है, जो अदर मैंडेटरी सेफगार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। जो अगर कोई वायलेशन होता है आर्टिकल 22 का एस्टेब्लिश्ड हो जाता है तो ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि उस व्यक्ति को रिलीज कर दे अक्यूज्ड को, और अगर जो ग्रांट ऑफ बेल है और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है अगर बेल एग्जिस्ट करती है तो उस पर भी अगर मींस बताया कि स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अफेक्ट नहीं करती पावर ऑफ द कोर्ट को जो बेल ग्रांट करती है, और जब भी कोई प्रकार का वायलेशन होता है 21 और 22 का। अब फैक्चुअल एजुकेशन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर कोर्ट ने कहा इस जजमेंट में ये मींस केस में ये हुआ था कि जब हाई कोर्ट में जब लगाई गई थी रिट पिटीशन तो उसमें ग्राउंड इनकॉर्पोरेट किया गया था कि उसमें बताया था कि जो पिटीशनर को अरेस्ट किया गया है 10 जून 2024 को वो इलीगल है, क्योंकि उसको पिटीशनर को बताए नहीं गए थे ग्राउंड्स क्या है और रीजंस क्या है अरेस्ट के। और सेम कंटेंशन था ग्राउंड्स बी के अंदर भी स्पेसिफिकली लिखा था, और फर्दर कंटेंशन भी रेज की गई थी नॉन कॉम्प्लायंस की, और ऐसे में जो अरेस्ट की थी वो इलीगल मानी जानी चाहिए। तो ये ग्राउंड्स थे वो जब हाईकोर्ट में रिट लगाई गई थी तो उसमें ये बताए गए थे। और शॉर्ट रिप्लाई जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ने फाइल किया था हाई कोर्ट में, और जो ग्राउंड्स लिए गए थे रिट पिटीशन में वो उसमें बताया गया था कि कम्युनिकेट नहीं किया गया अरेस्टेड पर्सन को, और यहाँ पर सिर्फ इतना मेंशन किया गया था कि अपीलेंट वाइफ को इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये प्लीड भी नहीं किया गया था हाई कोर्ट में कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे वो कम्युनिकेट किए थे, जो इन्फॉर्म किए थे अपीलेंट को। तो ये जजमेंट जो रिप्लाई फाइल किया गया था उस पर यहाँ पर एम्फसाइज्ड किया गया है, और रिटर्न आर्गुमेंट्स में के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया था। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर रेज कर ही दिए थे पूरी जजमेंट में। और फाइनली यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि जो लर्नर सिंगल जज थे उन्होंने जो अनफॉर्चुनेटली और जो इंफॉर्मेशन जो थी वो अपीलेंट्स के अरेस्ट की और उसके विद ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के साथ जो है इक्वेट कर दिया। ऑब्जर्वेशन ये थी कि एलिगेशन थी कि नॉन सप्लाई ऑफ ग्रांट्स जो अरेस्ट थे जो अपीलेंट के थे, अपीलेंट को बताए नहीं गए थे कि वो साथ में कहा ये एक प्रकार की बैल्ड एलिगेशन है जो कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर। और जितने भी कोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग हाई कोर्ट उनकी ड्यूटी बनती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करें, और अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का अंडर आर्टिकल 22 का तो ये ड्यूटी बनती है हाई कोर्ट की कि वो इस कंटेंशन को मींस कंटेंशन में देखें और डिसाइड करें इन वन वे और द अदर। अगर कोई वायलेशन होता है आर्टिकल 22 का
जो कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट से एक साथ बताया गया है जो, तो ये 2 पॉसिबल कंटेंशंस जो देख 2 कंटेंशन रेज हो सकती हैं। या तो अरेस्टेड पर्सन जो है उसका इन्फॉर्म नहीं किया गया ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का, जो या फिर प्रपोर्टेड इन्फॉर्मेशन थी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कोई भी ग्राउंड अरेस्ट का नहीं था। तो फर्स्ट कंटेंशन को अगर हम देखें तो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है तो उसे डिस्चार्ज, तो पर्सन जो अरेस्ट किया गया है तो वो अपना बर्डन जो है वो डिस्चार्ज कर सकता है बाय सिंपल वो एलिगेशन कहते हैं जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है उसे इन्फॉर्म नहीं किए गए। अगर ये एलिगेशन प्लीडिंग्स में लिख दी जाती है तो सारा इंटायर बर्डन है वो अरेस्टिंग एजेंसी और स्टेट के ऊपर आ जाता है। वो सेटिस्फाई कोर्ट को करे कि इफेक्टिव कॉम्प्लायंस है आर्टिकल 22 की वो की गई है। तो यहाँ पर व्यू लिया गया था हाई कोर्ट का, वो कम्प्लीटली एरोनियस था। तो अब यहाँ पर ऐसे में कोर्ट ने यहाँ पर अपील थी वो अलाउ कर दी और फॉलोइंग ऑर्डर पास किया कि जो अरेस्ट था, जो कनेक्शन FIR नंबर 1 थी, वो अरेस्ट को विशिएटेड माना गया और अपीलेंट को यहाँ पर इस केस में रिलीज कर दिया और लिबर्टी में मींस एंड सेट टू एट लिबर्टी में कर दिया और क्लैरिफाई कर दिया कि जो कोर्ट का कि अरेस्ट जो पर्सन है वो अरेस्टेड है विशिएटेड हो जाएगी, वो अफेक्ट नहीं करती मेरिट्स ऑफ द चार्जशीट और पेंडिंग केस। जो पेंडिंग केस है उसमें पूरी तरह से उसको अफेक्ट नहीं करती। और डायरेक्शन दी कि अपीलेंट को मींस डायरेक्शन ये दी कि अपीलेंट रेगुलरली और पंचुअली अटेंड करे ट्रायल कोर्ट को जब तक उनकी जो प्रेजेंस है एग्जेम्प्टेड नहीं की जाती है, और कोऑपरेट करे ट्रायल कोर्ट को ताकि जो ट्रायल को डिस्पोज किया जा सके। और अपीलेंट को डायरेक्शन ये भी दी कि वो बॉन्ड जो है वो सेक्शन 91 BNSS के अंदर फाइल करें, जो ट्रायल कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के अंदर 2 वीक्स फ्रॉम द डे, 2 हफ्ते के अंदर जब उनको रिलीज किया जाता है। और स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्शन दी कि वो गाइडलाइंस और डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस दे पुलिस को ताकि इंश्योर कर सके जो हैंड कफिंग ऑफ द पुलिस अक्यूज्ड, और जब वो हॉस्पिटल बेड में थे और बेड के साथ टाई किया गया था उनको, तो ऐसे वो दोबारा से नहीं करेंगे और इंश्योर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं आर्टिकल 22 स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने एग्जिस्टिंग रूल और गाइडलाइंस को अमेंड करेगी और कॉपी जो है वो होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा को भी यहाँ पे भेज दी। ये जजमेंट थी 7 फरवरी 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।